गुड इवनिंग सर, क्लियर है गुड सर। इवनिंग। ठीक, पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि कैसे सन का बर्थ और डेथ होता है। एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लीजिए ताकि समझ में आए। क्या देखे थे हम लोग कि जो भी विरल गैस था, ठीक है, जो भी विरल गैस था अचानक हुआ होगा कि जब घूम रहा होगा, जब बिग बैंग हुआ था तो उसके बाद ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस बाहर निकल के आए होंगे, और जब कुछ गैस एक जगह इकट्ठा हुए होंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण और सारे गैसों को खींच लिया होगा। उसके कारण नेबुला एक निहारिका बनी। फिर इसके बाद एक प्रोटोस्टार, जैसा कि किसी भी चीज का पहला भाग क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है, उसी तरह एक प्रोटोस्टार बना। फिर उसके बाद एक मैच्योर स्टार बना। और फिर अपना जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करने के बाद अगला भाग क्या बना, तो अगला भाग लाल दानव बना, रेड जॉइंट बना। और रेड जॉइंट जिसका मास यानी द्रव्यमान भार चंद्रशेखर सिम्हा जो कि था 1.44 इंटू सन का 1.4 गुना मास से अधिक है, वो क्या बना था, वो बना था सुपरनोवा, विस्फोटक तारा। और आगे जाल के यही बना था ब्लैक होल, जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, कोई भी लाइट को भी पास नहीं आने देता है। पल्सर सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला होता है, इसी पे बजाज की एक गाड़ी पल्सर का नाम है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे, और जिसका मास 1.44 इंटू सन के 1.4 गुना से कम हो, वो क्या बना था, तो वो बना व्हाइट ड्रॉप यानी कि श्वेत वामन, जिसको हम लोग जीवाश्म तारा कहते हैं। और लास्ट में ब्लैक वामन यानी कि काला वामन बना, जो लास्ट में मर गया, उसमें सारी चमक खत्म हो गई इसलिए ब्लैक हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे कि जन्म एंड मृत्यु को। तो ये पिछले क्लास का टॉपिक था जो खत्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे कि जो सन का ये वाला पीरियड है, या सन कह लीजिए या फिर सूरज कह लीजिए या फिर तारा कह लीजिए, क्योंकि अपना भी सूरज है वो तारा है, तो वो कैसे चमकता है उसके अंदर का भाग को पढ़ेंगे और उसका भाग बाहर का भाग को पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, सूर्य मंडल, सूर्य तथा उसके आसपास के स्थित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, जो भी खगोलीय पिंड है जो सौर मंडल के एक गुरुत्व प्रभाव के अंदर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सौर मंडल कहते हैं। जैसे कि हम लोग की फैमिली में माँ, बाप, चाचा चाची होते हैं ना, उसी तरह सोलर सिस्टम में
जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो प्लानेट हो, ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, ये सारे सौरमंडल के भाग होते हैं। ठीक है, अपने सौरमंडल में 8 ग्रह और 127 अपने सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह और 127 से ज्यादा या फिर 127 उपग्रह, ये हो गया मुख्य बात। अब एक क्रम याद कर लीजिएगा, अगर ये सन है तो सन के नजदीक, सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम कंठस्थ आपको याद कर लेना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसको क्रम के आधार पे याद कर लेना है आपको। आगे हम लोग जब प्लैनेट पढ़ेंगे तो उसमें फिर से देखेंगे। तो आज सूर्य देखना है, तो सूर्य में सबसे पहली बात यही जान लीजिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया वन लाइनर में कि सबसे निकटतम आपका तारा कौन सा है अपने ग्रह का, तो सूरज है। क्योंकि तारा का जो परिभाषा था हम लोग देख लिए थे, ये एग्जाम में पूछता है, बार बार बता रहे हैं, फिजिक्स का भी टॉपिक है। उष्मा होती है और प्रकाश होती है, जिसके पास अपनी प्रकाश है और उष्मा है वो तारा है, और सूरज ये दोनों को पूरा करता है। तो हमारा सबसे निकटतम तारा सूरज है, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और जिसकी आयु 15 अरब वर्ष है, जिसमें से 5 अरब वर्ष वो जी चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपसे कोई एज नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य के भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किन ईंधनों के कारण होती है। जैसे कि आप घर में कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो ऊर्जा का साधन क्या हुआ? कोयला, गैस। ठीक है, तो उसी तरह हमारे सूरज के भीतर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, नाभिक के फ्यूजन होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह जो अवस्था होती है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में जो संलयन हुआ और ये जो अवस्था हुई, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज के 3 अवस्थाएं, ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? रक्त क्या है? एक प्लाज्मा है। रक्त एक प्लाज्मा है, जेली जैसी चीज है। ज्वालामुखी में आप देखिएगा, अगर टीवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखिएगा, तो प्लाज्मा जैसे गाढ़ा गाढ़ा है ना, एकदम जेली जैसा, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारे सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन हमारा ईंधन है, जल के हीलियम बनता। जैसे कोयला जल के राख बना, उसी तरह हाइड्रोजन हीलियम का संलयन हुआ, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। ये एग्जाम में पूछता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। ये हम लोग देख लिए हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, 127 से ज्यादा उपग्रह है। आज हम लोग जो मेन देखेंगे वो है सूर्य के भीतर का भाग कैसा। तो सूर्य का 3 प्रमुख भाग है, एक कोर है, एक विकिरण मंडल है जिसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं, और तीसरा है संवहन मंडल यानी कि कन्वेंशन जोन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि सन है अपना, ये अपना सन है, सूरज है। अब इसके अंदर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड, ये रेड वाला पार्ट, ये क्या है? कोर है। ये कोर है जो बीच में है।
दूसरा जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये रेडिएक्टिव जोन है, विकिरण मंडल है। और तीसरा जो पीला पीला दिखाई दे रहा है ये कन्वेंशन जोन है, यानी कि संवहन मंडल है। पहला कोर है जो बीच में है, दूसरा रेडिएक्टिव जोन है जो विकिरण मंडल है, और अंदर में सबसे बाहर है कन्वेंशन जोन, संवहन मंडल। यहाँ पे आप अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। सर हाँ सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो को क्या हो गया अब? सर वीडियो नहीं सीन कर रहा है मेरा में सर। यहाँ से तो ठीक चल रहा है, और किसी में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यहाँ से तो ठीक चल रहा है। तो जो सन का, सूरज का अंदर वाला भाग है उसको मेनली 3 पार्ट में पढ़ना है। एक कोर है, दूसरा है रेडिएशन जोन जिसको बोलते हैं हम लोग विकिरण मंडल, तीसरा है कन्वेंशन जोन जिसको बोलते हैं हम लोग संवहन मंडल। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला, पहला वाला कोर है, दूसरा वाला रेडिएक्टिव जोन है यानी रेडिएशन जोन है, विकिरण मंडल, और तीसरा वाला कन्वेंशन जोन, संवहन मंडल है। और इसका जो ये वाला पार्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि सूरज के बाहरी भाग में कौन कौन सी चीज। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूरज को बीच से काट लिए जैसे तरबूज काटे हैं। इसके अंदर जो बीच वाला भाग है ये क्या है? कोर है। और ये रेड वाला भाग जो दिखा रहा है ये इसका विकिरण मंडल, रेडिएक्टिव जोन है। ठीक है, और तीसरा वाला जो पार्ट्स है ये कन्वेंशन जोन है, ये वाला संवहन मंडल कन्वेंशन जोन है। और जो बाहर जो हमको दिखाई देता है वो बाहरी भाग है जिसको आगे पढ़ेंगे, जिसमें कोरोना, फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर है। तो पहले हम लोग आंतरिक भाग को देख लेते हैं। तो सूर्य के आंतरिक भाग मेनली 3 भाग में पढ़ने हम लोग को। पहला कोर, दूसरा विकिरण मंडल यानी रेडिएक्टिव जोन, और तीसरा संवहन मंडल मतलब कि कन्वेंशन जोन। तो सूर्य के आंतरिक भाग में पहला भाग है कोर। और कोर क्या है? कोर सूरज के बीच में है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में 10 लाख, तो समझ लीजिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होगा। इसमें जो मेन जानने वाला बात है ये हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का कोर में हीलियम में संलयन होता है। हम शुरू दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, और यही पढ़ना है बस आपको। इसमें जो चीजें होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होती हैं, जेली के रूप में होती हैं। जैसे कि हमारा खून जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है। आप पढ़े होंगे कि पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। ठीक है, और 5वां होता है बोस आइंस्टीन। ये शायद 9th वाला एनसीईआरटी में है। तो प्लाज्मा जो है इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। कोर में आपको बस इतना जानना है कि सूरज के बीच में कोर है जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और इसमें जो फ्यूजन होता है वो हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे जाके ऊर्जा बनती है, और इसके कारण हम लोग को सूरज इतना गर्म और भभकता हुआ दिखता है। और इसमें जो भी अवस्था है, जो भी पदार्थ अवस्था में, वो प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, तो कोर के बारे में बस इतना ही जानना है। हम लोग को पीएचडी तो करना नहीं है, बेसिक यही चीज जानना है। दूसरा है विकिरण मंडल, रेडिएक्टिव जोन। तो पहला तो हो गया कोर, अभी दूसरा है रेडिएक्टिव जोन, इसको बोलते हैं संवहन मंडल, विकिरण मंडल। और ये कोर के बाद दूसरा भाग होता है। कोर में हुए संलयन के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग रेडिएक्टिव जोन बोल रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि रेडिएक्टिव जो किरणें होंगी, ठीक है,
वो होगा तब तो नाम पड़ा विकिरण मंडल, किरण होगा कोई। तो इसमें जो किरणें होती हैं उसको बोलते हैं गामा किरण, एक्स रे और फोटोन, ये सारे यहां पे होते हैं। गामा रे, गामा रे, फोटोन और ये एक्स रे, ये सारे रेडिक्टिव जोन में उत्पन्न होते हैं कोर के बाद। ठीक है, अब जाहिर सा बात है कोई चीज जल रहा होगा, जलने के बाद जहां जल रहा है वहां तो कोई चीज, जैसे जहां जलता है वहां आग ही है केवल, कुछ और नहीं निकलता हो। गैस, कोई भी गैस या फिर चूल्हा वगैरह कोयला में जलाइए, तो अगर कोयला जलाएं तो कोयला में गर्मी है, आग है, उष्मा निकल रही है, लेकिन बाहर आपको एक गैस टाइप से दिखाई पड़ेगा। गर्मी का सीजन आ रहा है तो मिराज यानी मिर्चिका आपको दिखाई पड़ती है ना, रोड में कोई चीज हलचल टाइप से गैस, तो उसी तरीके से पहला तो होगा गर्म होके पूरा ऊर्जा दे रहा होगा, पूरा गर्म होगा क्योंकि प्लाज्मा अवस्था में भी है, तो जाहिर सा बात है यहाँ जल रहा होगा तो यहाँ पे गैस निकल रहा होगा। तो एक्स रे, वाई रे और फोटोन वगैरह जो किरणें हैं, इनके कारण ये रेडिक्टिव जोन है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडिक्टिव जोन है विकिरण मंडल है। तो यहां हम लोग देख लिए, कोर देख लिए, रेडिएक्टिव जोन देख लिए। तीसरा है कन्वेंशन जोन, संवहन मंडल। संवहन मंडल क्या होता है, सूरज का आंतरिक भाग का सबसे बाहरी परत है, याद रखना है, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि सूर्य का आंतरिक भाग का सबसे बाहरी परत कौन है। तो ऐसा नहीं कि सूरज का पूरा बाहरी का बाहरी परत चले जाइएगा, आपको डिफाइन करके पूछेगा कि आंतरिक भाग का बाहरी परत कौन है, तो आपको बोलना है संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन से बने सेल होते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं, और यह मंडल ऊर्जा की बाहरी सतह तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो पहले वाले में क्या हुआ होगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा, आग भभक रहा होगा। दूसरा वाला में गैस निकला, एक्स रे, वाई मतलब एक्स रे, गामा किरण और फोटोन। ठीक है, अब तीसरे वाले में क्या हुआ कि हाइड्रोजन के सेल्स बने। ये तीसरा वाला जो पीला है, हाइड्रोजन के सेल बने, जिसमें से जो उसके अंदर है, जो सेल है, जो गोला है, वो बड़ा होगा, ऊपर उससे छोटा, छोटा जो किनारे में होगा वो सबसे छोटा। ठीक है, और यहीं से हमारा जो सोलर फ्लेम है वो आगे काम करता है। जो सोलर जो वाला है कन्वेक्टिव जोन के बाद लास्ट में निकलेगा। यही तो होता है ना कि पहले वाले में कोर में हम लोग देख लिए कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ जिसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन था। दूसरा वाला रेडिएक्टिव जोन था, विकिरण मंडल था, जिसमें एक्स रे, वाई रे, फोटोन निकला जो समझ लीजिए प्रकाश का स्रोत है। तीसरा वाला कन्वेक्शन जोन है, संवहन मंडल है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल होते हैं, और ये हाइड्रोजन के सेल सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेम बन के बाहर निकलते हैं और फिर प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है। यहां पे ये कोर है, ये कोर है। कोर के बारे में जाने, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, प्लाज्मा अवस्था में बहुत ज्यादा धधक रहा है, इसलिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। दूसरा रेडिएक्टिव जोन में हम लोग जाने कि जाहिर सी बात है यहाँ जल रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ से गैस निकल रही होगी। जैसे जहां हम लोग गैस जलाते हैं तो वहां जहां आग निकल रही है उसके किनारे आपको थोड़ा सा गर्मी एहसास होगा कि हाँ यहाँ पे गर्मी लग रहा है, थोड़ा भाप वाला चीज। तो उसके कारण यहाँ क्या होगा, रेडिएक्टिव जोन में एक्स रे, गामा रे और फोटोन,
ये सारी चीजें थी, इसलिए इसे रेडिक्टिव जोन बोला गया। अब सभी चीजें बाहर निकल रही होगी तो इसमें हाइड्रोजन के सेल बने होते हैं, और ये हाइड्रोजन के सेल अंदर की ओर बड़ा और बाहर की ओर छोटा होते जाता है, और इसी से फिर लास्ट में हमारा सोलर फ्लेम यानी सौर ज्वाला बाहर निकलता है। ठीक है, सौर ज्वाला बाहर निकलता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ज्वाला बाहर निकल रही है, और ये सौर ज्वाला जो बहुत बड़ा सौर ज्वाला होता है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो छोटा सौर ज्वाला होता है, जैसे कि अगर आप कोई फटेका फोड़े या ज्वालामुखी ही फूटा समझिए, इमेजिन कीजिए, तो जो बड़ा भाग होगा जो बहुत फोर्स से आगे गया होगा वो दूर तक जाएगा, और जो छोटा होगा वो तुरंत सामने आके गिर गया होगा। ऐसा ही होता है ना कि अगर आप कोई कीचड़ में पत्थर मारिए, तो जब पत्थर मारिएगा तो जो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बाहर निकला होगा दूर तक छिटाएगा, और जो कम होगा छोटा वाला होगा वो नजदीक में ही खत्म हो जाएगा। तो जो सोलर फ्लेम है, जो हमारा लास्ट वाला कन्वेंशन जोन से बाहर निकला, और जो सोलर फ्लेम है वो जो बड़ा प्रभाव का होगा, थोड़ा बड़ा होगा, वो बाहर चला जाएगा, और जो छोटा होगा वो अंदर आ जाएगा। जो छोटा होगा वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि सूरज इतना बड़ा खगोलीय पिंड है कि अपना भी चीज को खींच लेता होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो प्रभावशाली चीज है वो आगे बढ़ गया, और जो छोटा है वो पीछे रह गया। यही तो जीवन का मूल सिद्धांत भी है कि जो प्रभाव में ज्यादा बड़ा होता है वो आगे निकल जाता है, प्रभावशाली आदमी आगे निकल जाता है, जो छोटा होता है वो नीचे रह जाता है, खींच दिया जाता है। आदमी का अगर बराबर आप सुनिएगा प्रवचन या टोन, तो यही होता है ना कि आप पीछे हो जाइएगा, लेकिन उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उससे भी बड़ा बन के आगे बढ़िएगा तो बढ़ जाइएगा। तो यही चीज है कि कन्वेंशन जोन में जो फ्लेम है हमारा, जो सोलर फ्लेम है, सौर ज्वाला है, वो आगे बढ़ गया। यहां देख रहे हैं आप, आगे बढ़ गया, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ऐसा भी तो होगा कि अगर ये सौर जो ज्वाला है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, सौर ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब ऐसे कंडीशन में जो सौर ज्वाला है वो अगर पृथ्वी से टकराएगी तो पृथ्वी पूरा जल जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस कम तो नहीं होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस आराम से अर्थ को कितनी बार जला देगा, पापड़ बना देगा। तो इसमें काम करता है हमारा वायुमंडल। इसमें हमारा वायुमंडल, जो हमारा सौर फ्लेम है उसको हमारे अंदर तक आने नहीं देता है, कंबल का काम करता है, और जो सौर फ्लेम है उसको ऊपर भेज देता है। देख रहे हैं, बाहर से निकल जा रहा है। अब जब बाहर से निकल जा रहा है तो जहां आप ये हमारे अर्थ का ये क्या हुआ, कोर है, ये अर्थ का ये वाला भाग, अर्थ का ये वाला भाग कोर है, ये साउथ कोर, ये नॉर्थ कोर। ठीक है, अब जो ध्रुव है, ध्रुव से ये सोलर फ्लेम को आप देख सकते हैं, जिसको उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ कोर में जो दिखाई देता है उसको बोला जाता है अरोरा बोरियालिस, और जो नॉर्थ कोर में जो सौर फ्लेम को देख लेते हैं उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया इधर ही है, तो इसलिए ऑस्ट्रियालिस एक याद रखिएगा तो एक याद रह जाएगा। उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अब ये कैसा दिखता है वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर साउथ इंडियन मूवी, सॉरी हॉलीवुड मूवी बहुत सारा देखते हैं तो उस सब में बहुत दिखाता है। बॉलीवुड में तो अब हम लोग है ही नहीं कोर में, तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, रंग बिरंगा दिखाई देता है, और एक आवाज भी निकलता है जब हमारे वायुमंडल से टक्कर करता है ना, तो एक आवाज भी निकलती है जिसको वेस्लर बोला जाता है। विसेल की तरह होता है तो उसको वेस्लर बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे कन्वेंशन जोन से जो हाइड्रोजन के सेल हैं वो बाहर निकले, अंदर की ओर बड़ा था, वो छोटा छोटा होते हुए बाहर छोटा होते हुए एकदम प्रभाव से बाहर निकला,
और धधकते हुए यहाँ जो सोलर फ्लेम है, सौर ज्वाला है, वो बाहर निकली, जिसका टेम्परेचर क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो वापस आ गया उसका टेम्परेचर कम होगा, जाहिर सा बात है वो कम होगा, कम प्रभावशाली था, तो वो बाहर अंदर की ओर सूरज उसको वापस खींच लिया। इसको ये था 4000 डिग्री सेल्सियस। और सौर फ्लेम आगे बढ़ते गया, हमारा जो वायुमंडल है वो सौर फ्लेम को रोक दिया कि भैया अंदर घुस कर हमको मत भुट्टा बनाओ, बाहर निकल जाओ। तो बाहर जब निकलती है तो इस कारण सौर फ्लेम हमारे ध्रुव से दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये हमारा साउथ कोर है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ कोर है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तीनों भाग देख लिए हम लोग, कोर देख लिए, रेडिएक्टिव विकिरण मंडल देख लिए, और कन्वेक्टिव जोन यानी कि संवहन मंडल देख लिए। जिसमें से पहले वाले चीज को जो याद रखने वाला भाग था, अभी ऑफ हो गया था, तो जो हमारा सोलर फ्लेम है, जब कोर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उसके कारण हाइड्रोजन के सेल के रूप में सूर्य के सतह से जो रोशनी बाहर निकली हमारे सौरमंडल में आ गई, और ग्रहों से पार करते करते जिसका टेम्परेचर कम था, वो जिसकी ऊर्जा कम थी, सूरज पूरा वापस खींच लिया। जिसका ऊर्जा ज्वाला अधिक थी, ऊर्जा अधिक थी, वो अन्य ग्रहों तक पहुंच गया। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के करीब से गुजरी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उसके वायुमंडल के कारण वायुमंडल इनका प्रभाव कम कर देता है और हमको पृथ्वी को जलने से बचाता है। इतना हम लोग देख लिए हैं। और यही सब कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहला तो क्या होता है, पृथ्वी का जो संचार है, फोन और रेडियो, इसमें कॉन्स्ट्रैक्ट यानी बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है जब सौर मंडल और हमारा जो सोलर फ्लेम है दोनों संपर्क में आता है, जैसे किसी भी चीज को संपर्क में लाइएगा तो एक साउंड आएगा ना, तो एक सीटी की टाइप से साउंड आता है जिसको बोलते हैं वेस्लर। ठीक है, और ये जो प्रकाश को हम लोग ध्रुव में देखे थे, प्रकाश को ध्रुव में देखे थे, उसको देखे थे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। एक भी याद रखिएगा तो आपको सब याद रहेगा। यहाँ पे अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस। और जब सौर मंडल और सोलर फ्लेम एक दूसरे से टकराया तो एक सीटी टाइप की आवाज आई जिसको बोलते हैं वेस्लर। अब जो घूमने गया होगा, जो पहली बार गया होगा ध्रुव, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाएंगे, एग्जाम में एक बार यूपीएससी में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा अरोरा है, अरोरा को आप भारत की सतह से किस दिशा में देख सकते हैं, और उसके बाद वहां अलग अलग कंडीशनल कथन थे। तो जाहिर सा बात है हम लोग ध्रुव में नहीं रहते हैं, कोर में, पोल में नहीं रहते हैं। हम यहाँ पे कोर लिख दिए हैं, पोल में नहीं रखते हैं। तो जब पोल में नहीं रहते हैं, ध्रुव में नहीं रहते हैं, तो जाहिर सा बात है हम लोग अरोरा को देखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हालांकि यूपीएससी अपने लेवल पे ये सब पूछता है, पर हम लोग के यहाँ भी अब चांस है कि पूछे, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन टफ हो रहा। ये पोल था। तो जान गए हम लोग कि अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस किसको कहते हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। और ये एक अदर फिगर है, जैसे ये सन है और ये सोलर फ्लेम है। जो हमारे गुरुत्वाकर्षण और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि किसी भी खगोलीय पिंड का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके संपर्क से दूर भाग रहा, क्योंकि हमारा सौर मंडल हमारी रक्षा करता है।
सौर मंडल को हम लोग कंबल भी बोलते हैं अपना। तो इन सब कारणों से जब टकराता है वायुमंडल से, जब हमारा सोलर फ्लेम टकराता है तो क्या होता है कि एक रोशनी निकलती है जो ऊपर की ओर दिखाई देने से, जो हमारा साउथ पोल में दिखाई दिया उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो नॉर्थ पोल में दिखाई दिया उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। और इस तरह का लाइट दिखाई पड़ता है, इस तरह का लेजर शो जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि हमेशा अंटार्कटिका के भाग में लोग देखने जाते हैं, अंटार्कटिका घूमने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इस तरह की रोशनी वगैरह दिखाई दे। आप बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में ये सब देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सौर ज्वाला था, जो बाहर की ओर नहीं गया, सूरज के अंदर ही घुस गया, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सनस्पॉट, सन सौर कलंक। जो ज्वाला का टेम्परेचर कम था और ऊर्जा कम थी, सूरज के अंदर वापस घुस गया। अब जो यह जो सेल था उसके बीच जगह कभी कभी वहां सोलर स्पॉट दिखाई पड़ता है, सन स्पॉट दिखाई पड़ता है। ये ग्रीन वाला जो सोलर फ्लेम है जिसका टेम्परेचर कम है, यहां वापस आया। अब जब वापस आया, इसका टेम्परेचर कम है, इसमें ऊर्जा कम है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाले जब भागों में घुसता होगा, इस सेल में जब घुसता होगा तो इसका टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ इसका टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो दिखाई पड़ेगा ना, धब्बा जैसा दिखाई पड़ेगा कि जहां 6000 डिग्री सेल्सियस है वहां 4000 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर का चीज है, ठंडा चीज है। तो उसके कारण स्पॉट्स, काला धब्बा दिखाई देता है सूरज में, जिसको बोलते हैं सन स्पॉट, सोलर क्लंक। वह ज्वाला जिसका टेम्परेचर यानी तापमान और ऊर्जा कम है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पुनः वापस खींच ली जाती है, या दो हाइड्रोजन सेल के बीच की खाली जगह में सूर्य में प्रवेश करता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस है, और सौर ज्वाला का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण कम टेम्परेचर के कारण ये काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिसे सनस्पॉट कहते हैं। जैसे कि फेस में होता है डार्क स्पॉट, उसी तरह सन में भी होता है सनस्पॉट। यहां दिखाई दे रहा है, ये होगा 6000 डिग्री सेल्सियस और ये होगा 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो सोलर फ्लेम था हमारा, सौर ज्वाला था, वो जब कम टेम्परेचर के कारण वापस सूरज में घुस गया, तो यहाँ आसपास टेम्परेचर ज्यादा और इसका टेम्परेचर कम, तो काला धब्बा दिखेगा। क्योंकि हम आपको बताए थे स्टार पढ़ाते समय, जिसका रंग लाल होगा कम गर्मी होगा उसमें, और जो नीला होगा उसमें ज्यादा गर्मी होगी। जैसे कि हम लोग गैस में करते क्या है कि गैस जब जलाते हैं तो वहां जो ज्वाला है, जो नजदीक से एकदम चूल्हा का नजदीक से, ये बर्नर होता है ना, ये बर्नर होता है, ये बर्नर में जो छेदा है, यहां से जब गैस निकला तो यहाँ जो पहला वाला भाग है, पहला वाला भाग में, नजदीक वाले भाग में बैंगनी कलर का दिखाई देता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, इसको अपने सरफेस से ज्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिला होगा, विस्तार करने का मौका मिला होगा, तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सन्स हो या फिर रोशनी का कलर, वो आपको बताता है कि टेम्परेचर उसका लाल का कम होगा, बैंगनी का ज्यादा होगा। अब 6000 डिग्री सेल्सियस है तो ये रेड बन रहा होगा, और सॉरी ये बैंगनी या फिर पीला बन रहा होगा,
और जब इसका 4000 डिग्री सेल्सियस है तो कम बन रहा होगा, जिसके कारण डार्क स्पॉट दिखाई दिया, मतलब कि सनस्पॉट दिखाई दिया। ठीक है, तो ये सनस्पॉट के बारे में, सोलर स्पॉट के बारे में हम लोग जान गए। इसको तो महिला लोग ज्यादा समझेगी, क्योंकि सनस्पॉट, डार्क स्पॉट, फलना ढेकना वही सब जानती है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, आजकल एग्जाम में पूछता है कि सनस्पॉट यानी कि सोलर स्पॉट का साइकिल पूछ लेता है। तो सनस्पॉट का टोटल साइकिल होता है 11 साल का, एक चक्र 11 साल में पूरा होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो सनस्पॉट है यानी कि जो सोलर क्लंक है, सूर्य क्लंक है, वो जब ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, सूरज के अंदर से 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोलर स्पॉट है 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही निकलता है। और ये जो सर्कल है, एक बार इधर से निकलना शुरू किया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर चढ़ा, उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर नीचे नीचे होते गया। तो ये एक पूरा सर्कल को पूरा करने को बोलते हैं सनस्पॉट का सर्कल, और ये पूरा करने में इसको लगता है 11 साल का समय। 5.5 साल ऊपर जाने में, 5.5 साल नीचे आने में, तो टोटल एक सर्कल पूरा करने में 11 साल का समय लगा। तो सनस्पॉट का जो सर्कल होता है वो 11 साल का होता है। यहाँ पे दिखाई दिया है कि सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तक फैल सकती है, और इसकी दूरी तय करने के लिए लगभग एक सर्कल में एक बार में 5.5 साल और पुनः लौटने में 5.5 साल, तो 5.5 साल टोटल हो गया 11 वर्ष। तो एक साइकिल पूरा करने में, सनस्पॉट साइकिल को एक साइकिल पूरा करने में 11 साल का समय लगता है। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से कोई अदर फिगर में देख लीजिए, वहां बहुत ज्यादा गेदे थेदे हो गया है। जैसे कि ये सूरज है। अब यहां पे क्या हुआ होगा, इसको हम लोग तरबूज की तरह काट लिए। अब ये क्या है, ये बीच में ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमारा पृथ्वी का भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को जानते हैं विषुवत रेखा, और यहां से 40 डिग्री सेल्सियस पे सनस्पॉट निकलते हैं। ठीक है, धब्बा दिखाई देता है यहां से यहां तक। अब जो पहले स्टार्ट होता है यहां से यहां तक गया, फिर उसके बाद वापस आया, और इस सर्कल पूरा करने में 11 साल का समय लगता है। इसको बोलते हैं सनस्पॉट साइकिल, जो 11 साल का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नेटिक एरा यानी कि चुंबकीय चाप। तो जब सनस्पॉट बनते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है, और इन चुंबकीय किरणों को पृथ्वी के ध्रुव अपनी ओर खींच लेती है, जिससे एक मैग्नेटिक एरा का निर्माण होता है। कोई भी आप पढ़े होंगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वाला चीज, नॉर्थ और साउथ, जब फील्ड से बाहर अपना मैग्नेटिक एरिया होता है उसका, लेकिन ध्रुव में ज्यादा होने के कारण इस तरह का फिगर बनता है ना, पोल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। अब पोल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ये सन है, इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कोर में ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं कि कोर में ज्यादा होता है। तो वही चीज को कह रहा है कि चुंबक की क्षमता बढ़ जाता है जब सनस्पॉट में, और किरणें, चुंबक की किरणों को पृथ्वी के ध्रुव अपनी ओर खींच लेती है, तो इसको एक मैग्नेटिक आर्क का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक आर्क,
चुंबकीय चाप कहते हैं। इतना ही, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाला चीज नहीं था, जो भी इंपॉर्टेंट वाला चीज था हम लोग देख लिए। अब इसका जो बाहरी भाग है, जो आउटर भाग है, उसको देख लेना हम लोग। ये तो हम लोग देख लिए उसके सूरज के अंदर वाले भाग को, यहाँ हम लोग देख लिए थे सूरज के अंदर वाले भाग को। अब हम लोग को देखना है सूरज का बाहर वाला भाग। ये हम लोग देख लिए थे लाल वाला जो कोर था, ये देख लिए थे रेडिएक्टिव जोन, और ये देख लिए थे कन्वेंशन जोन। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये होता है सूरज का बाहर वाला भाग। ये देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला भाग था, और ये जो लाइट दिखाई दे रहा है ये हम लोग बाहर वाला भाग है, इसको अलग पढ़ना पड़ता है। तो जो बाहरी परत है, इसमें पहला परत होता है फोटोस्फीयर का, प्रकाश मंडल, फिर होता है क्रोमोस्फीयर का, वर्ण मंडल, और फिर होता है कोरोना, जिसको किरीट भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जब सूरज में सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें कौन सी किरणें दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं किरीट या कोरोना। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उसके बाहरी परत को देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रोमोस्फीयर है। ये थोड़ा सा उसके अंदर जाइएगा तो फोटोस्फीयर है, और जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये कोरोना है। ठीक है, किरीट है, पूछा हुआ एग्जाम में। तो अंदर वाला भाग पढ़ने के बाद बाहर वाला भाग पढ़ना है। तो बाहर वाले भाग में 3 भाग हैं, एक होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, दूसरा क्रोमोस्फीयर, और तीसरा कोरोना। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट, मुकुट या फिर कोरोना। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कोरोना से, किरीट से, कि जब सूर्य में सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दौरान जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला किरण है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको किरीट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला प्रकाश मंडल देखते हैं कि यह सूर्य का सबसे नीचे स्थित बाहरी परत है जो हमको दिखाई देती है। और हम लोग देख लिए थे कि सनस्पॉट सोलर फ्रेम के बारे में कि 6000 डिग्री सेल्सियस था, तो प्रकाश मंडल 6000 डिग्री सेल्सियस का होगा। वर्ण मंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर, यह सूर्य का मध्यवर्ती बाहरी भाग है जिसका टेम्परेचर प्रकाश मंडल से ज्यादा होता है, क्योंकि वो बाहर फैल गया है, तो 32000 डिग्री सेल्सियस होता है। और किरीट का यह सबसे बाहरी परत होता है जो आग की लपटों के समान दिखाई देती है, और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भी स्पष्ट रूप से इसी को देखा जाता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कहने का क्या मतलब है कि अंदर वाला का टेम्परेचर कम और बाहर वाला का टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है। इस तरह से समझिए, ये तो कोर है, ये रेडिएक्टिव जोन है, कोर, रेडिएक्टिव जोन और कन्वेंशन जोन। लेकिन जो बाहर वाला भाग है, ये दिख रहा है, बाहर वाला भाग को यहाँ जूम कर दिया गया है कि एक जो नीचे है वो फोटोस्फीयर है, एक क्रोमोस्फीयर है, और ये कोरोना यानी कि किरीट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दिया है। ये वाला जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, ये हमारा अंदर वाला भाग है जिसमें ये कोर था, ये रेडिएक्टिव जोन है, विकिरण मंडल है, और ये संवहन मंडल है, कन्वेंशन जोन है। और ये जो सूरज पूरा बन के तैयार हो गया, तो इसके जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग क्या है, तो बाहरी भाग ये जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला जो भाग है, ये है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर क्या था, 6000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वगैरह नहीं पूछेगा, कम है चांस है पूछने का। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा क्रोमोस्फीयर। जो धधकता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्रोमोस्फीयर है, और जो यहाँ पे मुकुट की टाइप से दिखाई दे रहा है ये है कोरोना यानी कि किरीट। ठीक है, इसलिए इसको मुकुट भी कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं मुकुट की तरह दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि अगर किसी का ये सर है, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो ये मुकुट की तरह दिखाई दिया ना, इसलिए इसको मुकुट भी बोलते हैं, कोरोना और किरीट भी कहते हैं। ठीक है, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज ग्रहण में कोई भी चीज
सूरज के ग्रहण में सूरज को इतना सा भाग ढका, सूरज में इतना सा भाग ढका, तो ये वाला भाग दिखाई दे ही रहा, तो इसलिए कोरोना सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था सूरज का अंदर और बाहर वाला भाग जो कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अब इसमें जो सूरज से संबंधित कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लीजिए कि सूरज में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, तभी जाके हाइड्रोजन हीलियम में संलयन करके ऊर्जा दे रहा था। बाकी इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज्यादा है। याद करने का जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। हाँ, उसका व्यास यानी रेडियस पूछ सकता है। यहाँ 109 लिखा हुआ है, हमको लगता है यहाँ टाइपिंग में गलती हुआ, 108 है। रेडियस का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा सन है, तो पृथ्वी का, अर्थ का रेडियस ये है शायद 12,556। अब इसका 108 गुना, सोच रहे हैं ये 108 गुना, 108 9 देख लीजिएगा फैक्ट, तो 109 गुना ज्यादा व्यास है पृथ्वी से, और द्रव्यमान उसका जो मास है वो 3,32,000 ज्यादा है। तो ज्यूम कीजिए कि कितना बड़ा होगा सूरज, तब जाके गर्मी में इतना गर्मी लगता है। और जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो पूछा जाता है इसका घनत्व, इसका डेंसिटी। तो सूरज का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा है, और इसका घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी है, इसका घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि एक माचिस का डिब्बा है, ठीक है, खोखला है, उसके अंदर आप सीमेंट डाल दीजिए। अब वो जो सीमेंट है वो पूरा एरिया में डाल दीजिए तो कवर हो गया, तो एक क्यूब बन गया। एक क्यूब जब बना तो वो समझ लीजिए उसका एक डेंसिटी है, ठीक है। तो इसी को डेंसिटी अभी के लिए समझिए कि सूरज का डेंसिटी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये पृथ्वी से 20 गुना है। मतलब का पृथ्वी का कितना होगा डेंसिटी? पृथ्वी का डेंसिटी होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इससे 20 गुना है, तो ये हो गया 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.5 होगा टू 20, ये तो ज्यादा हो रहा है, नहीं शायद 5 ही है, तो इसको भी देख लीजिएगा, पर हमको लग रहा है 5.5। तो इसका डेंसिटी से 20 गुना ज्यादा है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें प्रति सेकेंड 10⁻26 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करता है, ये पूछता है, लोग डाउट करता है, बोलता है कि पृथ्वी तो, सूरज तो वो पूरब से निकलता है, तो वो क्या होगा, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य का जो घूर्णन होगा वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य का विषुवत भाग 25 दिन में और उसका ध्रुव भाग 21 दिन में चक्कर लगाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत अगर पूछना हुआ तो पूछ देगा कि जो विषुवत भाग है, बीच का भाग है, की अपेक्षा ध्रुव तेजी से घूमता है या देरी से घूमता है। तो याद रखना है कि ध्रुव तेजी से घूमता है, इसलिए धीरे धीरे घूमता है, इसलिए 31 दिन में चक्कर लगाता है। और बीच वाला, मतलब कि बीच वाला जो है ना, वो जल्दी घूमता है और ऊपर वाला कम घूमता है। पृथ्वी जैसा नहीं कि सब एक के टाइम घूम रहा है। यहाँ याद रखने वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज यही है कि सूरज का जो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है
वो इतना गुना है, वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। रेडियस याद रखना है 109 गुना है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का उससे 28 गुना ज्यादा है। पृथ्वी से जो गुरुत्वाकर्षण खींचने की शक्ति है वो 28 गुना ज्यादा है। डेंसिटी याद रखना है, डेंसिटी पूछता है, जिसमें से पृथ्वी का डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 20 गुना 100 है। और जो घूर्णन है सूरज का पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर होता है, इसको याद रखिएगा। और जो घूमने का दर है विषुवत रेखा में, यानी कि अगर ये सूरज है, ये सन है, तो यहाँ तेजी से घूम रहा है और यहाँ धीरे से घूम रहा है। पृथ्वी जैसा एक के भाग नहीं है, थोड़ा सा प्लाज्मा का अवस्था में, जेली अवस्था में है, तो कोई वाला चीज जल्दी घूम रहा है, ऊपर वाला जल्दी, नीचे बीच वाला कम। तो उसी हिसाब से यहाँ कह रहा है कि जो विषुवत भाग है, बीच वाला भाग है, ये तेजी से घूम रहा है, ये वाला कम तेजी से घूम रहा है। ठीक है, तो ये सन को लेके लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो एग्जाम में पूछने का 100% चांस है, सन से भी, साइंस एंड टेक से भी, ठीक है, और करंट से भी, आदित्य L1। जैसे आपसे पूछ सकता है कि मंगल ग्रह में जो ग्रह जो हम लोग सैटेलाइट भेजे, उसका क्या काम था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, उसी तरह पृथ्वी में भारत आदित्य L1 मिशन चलाया है और एक सैटेलाइट भेजा है। ठीक है, आदित्य L1, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। आदित्य L1 भेजा है, प्रक्षेपण का जो तिथि था 2023 था, और जो लॉन्च व्हीकल था PSLV C-57। ठीक, यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थापित है। क्या हुआ ना कि पृथ्वी का लेयर है, इसको L1, L2 इस तरह से लेयर है, तो यहाँ पे L1 पे स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के बीच स्थित एक बिंदु है, जिनमें दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इससे ऊपर, उससे अगर बाहर आगे जाए तो सन का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो तो सन खींच लेगा सैटेलाइट को, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की तरफ ज्यादा आ गया तो पृथ्वी खींच लेगा। इसलिए संतुलन में रखना, और जो उसका पॉइंट है वो है L1, लैग्रेंज बिंदु L1। ठीक है, फैक्ट वाला चीज हम लोग को देख लेना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, सौर चुंबकीय तूफानों का अध्ययन करना, पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष पर्यावरण पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करना। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि अगर एग्जाम में पूछा आपसे कि सन का अध्ययन के लिए, सूरज का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, कौन सा सैटेलाइट भेजा गया, तो आदित्य L1। ठीक है, L1 से स्पष्ट है कि L1 लेयर पे जाके स्थापित करना है, और उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सौर चुंबकों के तूफानों का अध्ययन करना और पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष पर्यावरण और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना। ये इंपॉर्टेंट था, जो अब लगभग खत्म हो गया। ठीक है, तो सन का आज हम लोग आउटर पार्ट और इनर पार्ट दोनों देख लिए हैं। अब हम लोग को इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्लान